हे गाइस, मैं विल सिंह। स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो नंबर 13 लेकर के आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लास्ट वीडियो होगी अनसोल्ड न्यूमेरिकल की। अनसोल्ड न्यूमेरिकल की पूरी तरीके से लास्ट वीडियो होगी। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको। चलिए करते हैं सीधा सीधा बात, नहीं सीधा सीधा कंटेंट पे ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा आपको, पूरी फीलिंग के साथ, शिद्दत के साथ, कि आपको वीडियो को शेयर करते रहना। बताते रहो कि यार अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, कमेंट में बताते रहो। क्या इंप्रूवमेंट करना है ये बताते रहो, और क्या करना चाहिए आप सबके लिए ये भी बताते रहो, और YSR एकेडमी के बारे में भी बताते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन, अनसॉल्व का पहला क्वेश्चन। अभी एक तरीके से थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ कि एक डाइपोल है एक डाइपोल विथ इट्स चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के साथ में है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के साथ में, लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0 कॉमा माइनस बी कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस बी कॉमा 0। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि 0 कॉमा माइनस बी कॉमा 0, और दूसरा है 0 कॉमा प्लस बी कॉमा 0। ठीक है, इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको याद रखें, इस लेटर को याद रखें। सवाल को तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, सवाल को तोड़ दीजिए पूरी तरीके से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पर जिसका सरफेस, जिसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको भी मार्क करिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर है? आर प्लेन्स पैरेलल टू द वाई जेड। इसको भी मार्क करिए, मार्क करिए, मार्क करिए। वाई जेड प्लेन्स whose equivalent surface are planes parallel to the yz planes। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है यार? ठीक है, अब जो गिवन है उस गिवन को देख करके पहले समझते हैं। पहले सेक्शन में समझ लेते हैं, पहला सेक्शन यहाँ तक समझते हैं। कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट लिख लिया। माइनस क्यू प्लस क्यू नाम का एक डाइपोल है। क्या है? डाइपोल है। तो डाइपोल के बारे में सुनो ध्यान से। डाइपोल तो माइनस क्यू प्लस क्यू से ही बनता है, आपको पता ही है। अच्छा, अगर इस कोऑर्डिनेट्स को देखो तो कोऑर्डिनेट देखने में क्या लग रहा है? ध्यान सुनना। अगर ये x कोमा वाई कोमा जेड, ये x कोमा वाई कोमा जेड, तो x और y की वैल्यू तो जीरो है। सॉरी, x और z की वैल्यू जो है, x और z की वैल्यू जो है वो क्या है? जीरो है। x और z की वैल्यू क्या है? जीरो, जीरो है। तो अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। एक्चुअल में y के जगह पे क्या है? माइनस बी, ठीक है, एंड y के जगह पे क्या है? प्लस बी। मतलब यहाँ पे जो डाइपोल रखा गया है, मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ डाइपोल। क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द पोजीशन ऑफ डाइपोल, पोजीशन ऑफ डाइपोल बताया भाई, ये सुनो। देखो वही बोला ना, पोजीशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या? डाइपोल विद चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड एट द पॉइंट, दिस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का अगर डायग्राम बनाया तो डायग्राम देखने में कैसा लिखेगा? पहले डायग्राम देख लो। अगर आप ध्यान से समझें तो ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये सिर्फ वाई एक्सिस नहीं है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉइंट ओरिजिन ले लिया मैंने, क्या ले लिया? ये पॉइंट ओरिजिन ले लिया। ये पॉइंट मैंने ओरिजिन ले लिया, और इस पॉइंट से ठीक नीचे मैंने वाई एक्सिस ले लिया जो नेगेटिव में है। यहाँ पर है जो नेगेटिव है, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से समझें तो y माइनस भी दिया है, माइनस बी। माइनस बी मतलब y की वैल्यू नेगेटिव एक्सिस पे माइनस बी, मतलब यहाँ पे माइनस बी होगी, सिंपल। और y की वैल्यू प्लस बी है, मतलब यहाँ पे प्लस बी होगी। क्या बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, प्लस बी वही जगह है, ध्यान सुनना। अब देखो मैं लिखता हूँ, प्लस बी ठीक वो जगह है जहां पर, सुनो ध्यान से। पहले क्या दिया हुआ है? पहले पहला दिया हुआ है, जब आप यहाँ से पढ़ोगे तो पहले 0 कॉमा माइनस 0 माइनस बी कॉमा 0, पहला कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो पहला कोऑर्डिनेट पहले माइनस क्यू को जाएगा, क्योंकि क्या बोला है? डाइपोल विथ इट चार्जेस। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन तोड़ पा रहा हूँ कि नहीं मैं यार? बताते जाओ मुझे, पक्का समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को तोड़ो सर। तोड़ने में ये समझ में आया कि डाइपोल विथ इट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो माइनस क्यू किसके पास आ रहा है? 0 कॉमा माइनस बी कॉमा 0, मतलब जहां पे माइनस बी है वहां पर माइनस क्यू रखा गया। ये समझ में आना चाहिए, माइनस क्यू यहाँ पे रखा गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड प्लस क्यू रखा गया है प्लस बी की तरफ।
ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है? हाँ ना तो बोलिए। ये डाइपोल है क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 डिस्टेंस है, 12 हो गया। पर यहाँ पे क्या होगा देखो, जीरो से लेके, अगर जीरो से लेके ये डिस्टेंस बी बता रहा है तो ये डिस्टेंस बी है। और इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, फिर बात करते हैं। देखना ध्यान से, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। माइनस भी यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे माइनस क्यू, अब देखो जीरो से लेके, ये जीरो है ना, ओरिजिन, इट्स ओरिजिन। अगर ये जीरो है, ओरिजिन है, क्योंकि एक्स और वाई, एक्स और जेड तो जीरो ही है, तो यहाँ से प्लस बी की तरफ गया तो प्लस बी आ गया, यहाँ पे नीचे गया तो माइनस बी आ गया, तो ये वैल्यू बी की, तो ये बी और ये भी बी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में? 12 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2b। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल है यार, सिंपल। माइनस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू यहाँ पर है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस बी है। पॉइंट माइनस बी है क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है, पॉइंट प्लस बी है क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है। पर मैं वैल्यू जब लिखूंगा दोनों को डिस्टेंस के बीच का तो 2b हो जाएगा। ये मुझे समझना था बस, और कुछ नहीं। तो 12 की जगह पे 2b हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सर वाई जेड प्लेन क्या होता है सर, ये समझाइए। सर बचपन में हमने सर ये तो सुना हुआ है कि हमने ये सुना है सर जी, अगर ये x है, ये y है, तो इस y के पैरेलल में, सर जी हमने ये सुना हुआ है कि y के पैरेलल में एक लाइन लिया, ठीक यहाँ पे y, ये भी y हो गया, x के पैरेलल में एक लाइन लिया, ठीक यहाँ पे x। तो अब ये जो प्लेन बना सर जी, अब ये जो प्लेन बना, ये वाला प्लेन जो बना, ये प्लेन अब एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। तो सर वाई जेड कैसे बनाएंगे? एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मैं प्लेन को रफ कर दूंगा, देख लेना, बराबर देख करके समझ जाओ, ठीक है, मैं रफ कर दूंगा इसको। एक्स वाई प्लेन, अभी सर ये बताइए वाई जेड प्लेन क्या होता है सर? वाई जेड सिंपल, ये अगर एक्स है मेरा, ये मेरा वाई है, और ये पॉइंट पे ये मेरा जेड है, ये मेरा जेड है। ये मेरा जेड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक्स वाई प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताए? वाई जेड ना, एक्स वाई प्लेन समझ में आ गया। अब वाई जेड प्लेन बनाना है, क्या बनाना है? वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड अगर प्लेन बनाना है, ध्यान से देख पाए, तो वाई का पैरेलल मुझे वाई पे वाई जेड, मैंने वाई कुछ बड़े ले लिया, थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ सेम लेंथ का, ये मेरा जेड हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। तो ये वाई यहाँ पे आ गया, ये वाई यहाँ पे आ गया। देखो ये जो z था, ये z, ये लेंथ यहाँ पे भी आएगी, तो दिस इज अ z का पैरेलल ये z, और ये y का पैरेलल y। तो अब ये जो प्लेन बना, सुनो ध्यान से, अब ये जो प्लेन बना, ये प्लेन पूरी तरीके से क्या बन चुका है? दिस इज कॉल्ड द वाई जेड प्लेन। यार ये बात बताओ, अगर तुम्हें किसी ने x और z प्लेन बोल दिया, एक्स जेड, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता एक्स जेड प्लेन, क्या होता? कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, एक्स जेड भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन बोल दिया तो बनाने आएगा? एक्स जेड प्लेन कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे? ये x, ये y, एक्स वाई प्लेन उधर बना दिया, एक्स वाई प्लेन इधर बनेगा, वाई जेड प्लेन इधर बनेगा, एक्स जेड प्लेन ऐसे बनेगा। इस x के पैरेलल में ये वाला x, यहाँ पे x नीचे आएगा, ठीक है। ये y, ये z के पैरेलल में ये x z, ये वाला z, ये वाला z प्लेन आ गया, ये z का पैरेलल z हो गया, और ये x का पैरेलल x हो गया। तो अब ये मिल करके क्या बन जाएगा ये बताओ? मिल करके ये क्या बन जाएगा? नाउ दिस इज कॉल्ड द xz, दिस इज कॉल्ड xz प्लेन। क्या बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, वाई जेड दिया हो, एक्स जेड दिया हो, एक्स वाई दिया हो, अपने को निकालने आना और अपने को बनाने आना चाहिए। क्या ये बना लोगे? ठीक है, चलो इसको रफ कर दूं मैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, ठीक है।
चलिए अब सॉल्व करते हैं। सर एक बात समझ में आ गया सर, देखो सर एक बात समझ में आ गया कि वाई जेड जो प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन सर दिखने में ऐसा दिखेगा, यहां से बना देता हूं। अरे अलग ही मटेरियल है ये तो। सर वाई जेड प्लेन ऐसा दिखने में दिखेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इसकी विड्थ को बढ़ाना हो, थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, अब ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सर, ये अपना सर y है और ये वाला अपना z था, तो ये प्लेन पूरा का पूरा z है। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और ढूंढ निकालते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे। तो देखो क्या पूछा उसने, उसने बोला है कि ठीक है डाइपोल है, चार्ज है, डाइपोल कहाँ पे क्या रखा है, वो सारी डाइपोल की पोजीशन देख ली, ठीक है। इस प्रेजेंट इन, देखो इस प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज, इस प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स पैरेलल टू द वाई जेड, पैरेलल टू द वाई जेड। तो अब पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द, चलो ये हम लोग ने पूछ लिया। अच्छा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इसको कॉपी कर लेते हैं सीधा, तीन दिखा देता हूँ, तीन ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि भाई ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये ईपीएस हो गया, ठीक है। ईपीएस, ईपीएस पढ़ाया था याद होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, ई की डायरेक्शन क्या होगी, ई की डायरेक्शन क्या होगी, तो ई की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ई की डायरेक्शन याद होगी आपको, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ई की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर अगर देखो यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो शीट मतलब ईपीएस कैसा बनता था, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है यार, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे बनता था, देखो ऐसे बनता था, मतलब जो ईपीएस था वो शीट के जैसा बनता था, शीट के जैसा। तो यहाँ पे पहले से बोल दिया कि उन्होंने उन्होंने पहले से बोल दिया हुआ है, देखो सवाल घुमा के पूछ लिया हुआ, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है मतलब यूनिफॉर्म है तो ईपीएस कैसे बनेगा, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि ईपीएस तो पक्का बात है, सिंपल सी बात है, ये ऐसा बनेगा शीट जैसा। और शीट का मतलब क्या, शीट कैसा प्लेन है, शीट एक्चुअल में वाईजेड प्लेन है, शीट इज नथिंग बट द वाईजेड प्लेन, शीट इज नथिंग बट द वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन, ये वाईजेड प्लेन है शीट, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वाईजेड प्लेन है शीट। तो उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला कि यार ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें वाईजेड प्लेन देता हूँ, वाईजेड प्लेन मतलब उनका मतलब क्या है, शीट देता हूँ, शीट, उन्होंने लिखा नहीं, ठीक है, शीट देता हूं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट, परपेंडिकुलर टू द ईपीएस, ईपीएस को परपेंडिकुलर रहने वाला है, ईपीएस को कैसे रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहने वाला है, ये बात याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तो पहला वाला सॉल्व हो गया, पहला वाला वही है कि जो ईपीएस का जो डायरेक्शन होगा, ईपीएस का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान सुनना, क्या बात समझ, अच्छा ये लिखना चाहोगे ये, ठीक है, चलो इसको रफ कर दूं अभी, सुनो ध्यान से, ईपीएस का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये शीट अगर वाई जेड है तो ये एक्स की तरफ जा रहा है, दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वाई ये जेड, तो तुम्हारा ईपीएस ये वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along x axis, along x axis, x axis पे है, along x axis और along x axis which is and also electric field is perpendicular to the yz plane, ये बात भी लिख देना, खुद से लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू yz plane, सिंपल कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट से सिंपल सा थ्योरी बना दिया गया, क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। अब इस कंटेंट को मैं थोड़ा, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा साइज में छोटा करके, या फिर मैं एक काम करता हूँ,
मैं नया पेज ले लेता हूँ और वहां पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, अपने को क्वेश्चन नंबर बी भी है, क्वेश्चन बी भी है, क्वेश्चन बी है हाउ मच टॉर्क वुड डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इस फील्ड में अगर ये आ गया तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ। देखो अपना टॉर्क कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अपना डाइपोल कैसा बताओ, डाइपोल ऐसा है अपना, यहाँ पे माइनस क्यू है, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 2b का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल ऐसा है, तो अब टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क बेसिकली क्या होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही क्यों है सर, अरे सॉरी डाइपोल सर ऐसा ही क्यों है, क्योंकि पहले से बता के रखा है सर, ये वाई है, ये क्या नाम है माइनस वाई दैट इज नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर ये पोजीशन बताए रखी है, ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, ये सब बताया हुआ है सर, आप ध्यान से देखें तो सब बताया हुआ है पहले से ही। आपको इसी डाइपोल को रखना है सर, किसी और डाइपोल को नहीं, इसी डाइपोल को उठा करके, ठीक है, इसी को उठा करके, वहां पे मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाई, मैंने सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा दिया ऊपर, मैंने वाई एक्सिस और ये नहीं बनाया, मैंने सीधा सीधा दिखा दिया। क्या बात समझ में आ गई भाई, हट रहा है कि नहीं यार, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपना डाइपोल मोमेंट होता है, मैं इसको थोड़ा चाहिए तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, देखो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब इसको बड़ा करके दिखा दिया, अपने को क्या निकालना है, बेसिकली टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। अब यहाँ पे पी साइन थीटा में अगर आप ध्यान से देख पाए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होता है, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मुझे टॉर्क पता है, सुनना टॉर्क निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब मुझे थीटा निकालना है, थीटा किसके बीच में, पी और ई के बीच में, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है पर पी ऐसा होता है, पी का डायरेक्शन ऐसा है और पी और ई के बीच में एंगल कितना है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहाँ पे डाइपोल ऐसा, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तरफ, तो एंगल कितना 90, तो साइन 90 बन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पी की वैल्यू क्या होती है बताओ, पी की वैल्यू होती है, फॉर्मूला पता है तुम्हें, पी की वैल्यू होती है क्यू इंटू 12, पर मैंने बताया था कि 12 यहाँ पे क्या है, 2b है, तो क्यू इंटू 2b पुट कर दोगे, तो क्यू इंटू 2b ई साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 91, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, साइन 91 होकर के टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, क्यू ऐसा आ जाएगा 2 QBE, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये बात समझ में आ गई यार, एक न्यूमेरिकल में अपन ने इतना टाइम के लिए लगाया ताकि बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चले, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है देखिए सर, बेहतरीन न्यूमेरिकल सर, ध्यान से देखिए मजा आएगा आपको, चलिए ध्यान सुनिए क्या न्यूमेरिकल है समझिए, क्या दिया हुआ देखो, सबसे पहले तो समझ लो फटाक से, 3 charges minus q plus q and minus q are placed equal distance on straight line, straight line पे equal distance पे रखा गया है, straight line पे equal distance, straight line है, स्ट्रेट लाइन है, ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू दी नहीं गई है तो मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं आर ले लेता हूँ, दिस इज आर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड आर डिस्टेंस यहाँ पे भी है, तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इफ द पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सर जी, ये एडिट कर लो सर जी, ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी सर जी, आपने बताया था कि चैप्टर में जब भी पोटेंशियल एनर्जी बड़ा वर्ड आएगा तब तब सर मैं यू लूंगा, क्या लूंगा,
यू लूंगा, यू लूंगा, यू ऑफ द सिस्टम of three charges is 0 0 0। तो भाई साहब u की वैल्यू 0 दी गई है, पहले से बोल दिया गया है कि ये तीनों चार्जेस की वजह से जो सिस्टम है, ये सिस्टम में जो भी तीनों चार्जेस है इनकी वजह से जो u है वो 0 है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का क्या रेशियो होगा ये देखना है। बहुत ही सिंपल यार, मैंने बताया था u इज इक्वल टू ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है बताओ, 1/4πε0 into q1 q2 upon r12 plus q2 q3, ध्यान सुनना, q2 q3 upon r23 plus q1 q3 upon r13। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप बहुत बारीकी से देख पाए तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है q1, सिंपल। ये वाला जो है ये q2 मान लो इसको, और इसको क्या मान लोगे q3। क्या बात समझ में आ गई, q1 q2 q3 q1 q2 q3। अब उसके हिसाब से अगर आप काम करने लग जाएं, देखो यहाँ पे ध्यान सुनिए, क्या बारीकी से समझ पा रहे हैं इसको, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी में वैल्यू पुट करनी है सर जी, देखो ध्यान से, अब इसको छोटा कर दूंगा, टेंशन नहीं है। देखो अब ये वैल्यू बार बार रिपीट होगी तो इसको k लिख करके रख देते हैं। और q1 की जगह पे कौन है -q, q2 की जगह पे कौन है, q2 की जगह पे कैपिटल q है, अपॉन r12 कौन है, r12 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r12, q1 और q2 के बीच का डिस्टेंस r12 होगा, r12 होगा। q3 q2 और q3 के बीच में डिस्टेंस होगा वो r23 होगा। और अगर और बारीकी से ध्यान दें, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको फील करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये एरो वहां से चले गए भाई, अच्छा एरो यहाँ से शिफ्ट हो गया, ओके। बहुत सारे फीचर्स है भाई, देखो मैं आपको यहाँ पे फील कराने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दे पा रहे हो, देखो ध्यान से, Q1 और Q1 Q2 के बीच में R12, Q2 Q3 के बीच में, Q2 की जगह पे ये है, पर अपने को ये सॉल्व करना है इसलिए मैं वहां पे पुट कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में R23, पर Q1 और Q3 के बीच में क्या डिस्टेंस है, R13। क्या बात समझ में आ गई, कोई बुराई, कोई बुराई नहीं है ना, आना तो बोलो, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये ना ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भाई ये वाला गाना सुनो, 6-7 मिनट का गाना है, 90 88 87 89 के आसपास रिलीज हुआ था, बहुत तगड़ा गाना, सुनो ध्यान से, आज मैंने सुबह में सुना था। आपको पूरी रामायण इसमें समझ में आ जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से, पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक 8-10 मिनट का गाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। चलो आपके मम्मी पापा ने सुना होगा, आप भी सुनिए कभी कभी। देखिए तो Q1 Q2 मतलब Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस जो R12 कौन है बताओ, R है, प्लस Q2 Q3 कौन है, Q2 Q3 मतलब कैपिटल Q और कैपिटल Q इंटू -Q अपॉन R23 कौन है बताओ, R है, सिंपल। अरे हाँ ना तो बोल यार, ये सुनो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का भाई सब कुछ सही है ना, ठीक है। अब इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, बट कहानी ये हुआ, दुख भरी कहानी मेरी यही है कि वीडियो 1 घंटे 30 मिनट का रिकॉर्ड हो गया, बेहतरीन तरीके से सब कुछ हो गया, पर भाई साहब ये ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ सर, माइक का कुछ प्रॉब्लम था सर, क्या करें, इससे वीडियो थोड़ा लेट जा रही है, समझ लो। Q1 Q3 क्या है बताओ, Q1 Q3 क्या है, -Q, और Q3 यहाँ पर क्या है बताओ, +Q है, Q3 की वैल्यू +Q, देखो यही सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। और R13 क्या है, R है। आप ध्यान से देख पाओ तो K, अच्छा U की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे -Q कैपिटल Q अपॉन R, अच्छा एक बात बताओ, -Q कैपिटल Q और -Q कैपिटल Q, तो ये साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर ये वाला साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो -Q कैपिटल Q -Q कैपिटल Q अपॉन R, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इन दोनों को एक ही बार में लिख सकते हैं, -2Q कैपिटल Q अपॉन R, इसको करके देखना आ जाएगा तुम्हें, तो मैं आ गया होगा, आना तो चाहिए वैसे। और यहाँ पे क्या बचेगा देखो, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई,
आर Q1 Q3, Q1 क्या है माइनस क्यू, Q3 भी माइनस क्यू है, तो ये भी माइनस क्यू होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो करके ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है। अच्छा ये जो के, ये के यहाँ पे जाएगा तो जीरो डिवाइड बाई के हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, वो पार्ट खत्म हो गया। ये माइनस वाले पार्ट को अगर मैं वहां पे कर दूं, वहां पे लेके जाऊं, तो ये दिखने में कैसा होगा, देखो ये माइनस वाला, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके जीरो हो चुका है, खत्म। अब ये दोनों बचे इक्वल टू जीरो, तो दिस वाला पार्ट इक्वल टू दिस, वहां पे गया तो प्लस हो जाएगा, भाई ये माइनस वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2Q कैपिटल Q अपॉन R इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब ध्यान ध्यान से देखें तो आर आर कैंसिल हो गया, और उसके बाद मुझे क्या रेशियो चाहिए, कैपिटल क्यू अपॉन क्यू का रेशियो चाहिए, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, ये चाहिए मुझे। इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्यू, और ये वाला और ये वाला हिस्सा गया, तो ये एक्चुअल में स्मॉल क्यू इधर लेके आओ और टू को उधर लेके जाओ, तो देखो ध्यान सुनना, कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा यार, ऐसा नो पक्का। एक चीज रॉन्ग हो रही है, एक चीज रॉन्ग हो रही है, R13 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा ये आर, क्योंकि Q1 से लेके Q3 जाना है, तो Q1 से Q3 अगर मुझे जाना है तो ये आर और ये आर टोटल मिला के 2R हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा, यहाँ पे 2R हो जाएगा, यहाँ पे 2R हो जाएगा। अब राइट है, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, फटाक से बताओ यार, देखो 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन 2। अब मुझे क्यू को उधर लेना है, इधर इसको लेना है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल Q अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4, तो कैपिटल Q रेस टू स्मॉल q इज इक्वल टू 1:4, दिस इज द आंसर। देख लो, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई शंका, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यस और नो, आया कि नहीं आया पक्का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। अब ये सवाल भी एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसको मैंने पहले से ही थोड़ा मोड़ा मतलब मैंने लिख के रखा है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए चीज़ें। यार रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है ना यार, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है मुझे। प्रीसेट 1 दबाना होता है ना शायद। अच्छा बीच में ब्लर हो रहा था, अभी अभी सही है, अभी ठीक है। हाँ प्रीसेट 1 दबाया, इसकी वजह से वो ऑटो फोकस कर रहा था कैमरा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 27 मिनट हो चुका, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर, हो वाइट से तो समझेगा नहीं, एक कैपेसिटर है हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड डीसी सोर्स। अच्छा एक कैपेसिटर है जिसके पास क्या है, ध्यान सुनते जाना, एक कैपेसिटर है दिखने में ऐसा होगा, उसके पास कुछ डाइलेक्ट्रिक है सम डाइलेक्ट्रिक, देखो ये वाला देखो, सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब कितना है वो नहीं बता मुझे पता, देखो ये प्लेट ले लो, है सम डाइलेक्ट्रिक, ऐसे बना लेते हैं, होगा जो भी होगा, बिटवीन द प्लेट एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, कैपेसिटर कनेक्टेड डीसी सोर्स है, ठीक है डीसी सोर्स है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया सर, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, मतलब इसमें से ये डाइलेक्ट्रिक भी निकाल दो, मीडियम भी निकाल दो, और बैटरी को भी रिमूव कर दो, तो ये प्लेट ऐसे बचेगा, डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, स्टेट वेदर। अब बताओ यही कैपेसिटर, बैटरी निकाला, बैटरी मतलब वी, वोल्टेज ई निकाला, वी निकाला जो भी है, फिर डाइलेक्ट्रिक भी निकाल दिया। अब बताओ भैया, अब बताइए, अब बताइए अब क्या करेंगे, ये प्लेट ऐसे बचेगा, ये प्लेट ऐसे दिखेगा, हाँ ग्रीन से बना दूंगा ज्यादा बेटर होगा, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है समझ जाना प्लेट। अब देखो क्या बताया, देखो स्टेट वेदर, यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, यहीं पे गेम है, स्टेट वेदर कैपेसिटेंस, स्टेट वेदर कैपेसिटेंस मतलब सी की वैल्यू बताओ, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, देखो कॉमा दिया हुआ है, हर वैल्यू के बाद कॉमा दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन इट मतलब यू की वैल्यू बताओ क्या होगा यू के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा ये बताओ, चार्ज स्टोर्ड, क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड,
चार्ज स्टोर्ड एंड वोल्टेज मतलब क्यू के बारे में बताओ, वी के बारे में बताओ, विल क्या होंगे वो लोग, ध्यान सुनना। कैपेसिटेंस सी, पोटेंशियल एनर्जी यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, चार्ज स्टोर्ड, जो स्टोर्ड हुआ चार्ज है क्यू, एंड वोल्टेज, वो सब क्या होंगे? क्या ये लोग बढ़ेंगे? क्या ये लोग इंक्रीज करेंगे? पहला। क्या ये लोग डिक्रीज कर जाएंगे? क्या ये लोग कांस्टेंट रहेंगे? क्या कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, आया कि नहीं आया? क्या लॉजिक समझा कि नहीं यार? चलो यार सिंपल सी बात है सर। कैपेसिटेंस, इसलिए मैंने पहले से ये बना के रख लिया था कि यार अपन ये इस टेबल के थ्रू इसको आपको समझा देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैसे तो तुम्हें आ जाना चाहिए, बहुत आसान है। देखो सिंपल सा बात है कि कैपेसिटर था, बीच में डाइलेक्ट्रिक था, उसमें हमने बैटरी लगाई, टना 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 करंट फ्लो हुआ, प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है, सारी बातें होती हैं। बैटरी को हटाया, बैटरी रिमूव्ड एंड मीडियम को हटा दिया। एक बार इसको चार्ज कर दिया, मीडियम को, बैटरी को हटाया, तो अब क्या क्या होगा? ये सब में क्या क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चिचिक चिचिक कांस्टेंट, चिचिक चिचिक कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं यार? इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट में से क्या हो जाएगा ये बताइए। अब ध्यान सुनो, कैपेसिटेंस जो है वो बैटरी कनेक्ट कर रहा है, बैटरी कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जब बैटरी कनेक्ट है तो उस टाइम पे, और मीडियम भी है, तो C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के। अब ये कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर है? बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है तो अब डिस्कनेक्ट होने के बाद सोचो डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द, ये बात बताई थी हमने, कैपेसिटेंस जो होता है वो प्लेट के डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस करता है, डिस्टेंस के बीच में और एरिया ऑफ द प्लेट, कि भाई प्लेट का एरिया क्या है। तो सी का फॉर्मूला क्या था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैपेसिटर तो रिमेन कांस्टेंट होगा, तो ये डी एंड ए के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसमें तो डी और ए में तो कोई छेड़खानी हुई नहीं है भाई। डी को तो हटा दिया, एक प्लेट को चेंबूर में रख दिया, एक को विरार में रख दिया, ऐसा कुछ भी किया, डी को बढ़ाया नहीं, प्लस एरिया नहीं कि भाई दूसरा प्लेट ला के लगा दिया, एरिया भी नहीं बदला, तो डी और ए तो कांस्टेंट है। तो जो भी कैपेसिटेंस पहले था वही कैपेसिटेंस अभी भी होगा बैटरी निकालने के बाद भी, क्योंकि बैटरी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड मतलब वी को हटा दिया ना, वी को हटाने के, मैंने तो पहले ही बताया था, मैं तो पहले ही बताया था ये कि यार सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी ना, तो ये वी और क्यू के ऊपर सी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी ए कॉन्स्टेंट, तो ये क्या रहेगा? कैपेसिटेंस जो होगा वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दूसरा चार्ज, चार्ज के बारे में सोचो। चार्ज, ओ हो सर जी, चार्ज चार्ज किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है सर जी? चार्ज में तो कुछ होता रहेगा, नहीं भाई, नहीं नहीं होता। देखो एक बार जो बैटरी की वजह से जो चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ लो, दिक्कत हो जाएगा। देखो एक बार तुमने कैपेसिटर में, एक बार तुमने बैटरी लगा दी, उस बैटरी की वजह से जो भी चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा, जो भी चार्ज स्टोर होगा, जो भी चार्ज स्टोर होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आ रही बात समझ में? जो भी चार्ज स्टोर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी मत सोचो। एक बार जो भी चार्ज स्टोर हो गया, एक बार चार्ज स्टोर हो गया इसमें, एक बार चार्ज स्टोर हो गया, तो अब मैं बैटरी हटा भी दूं, अब मीडियम था ना, अब मीडियम और बैटरी को हटा भी दूं, देखो मैंने बोला है कि बैटरी की वजह से चार्ज स्टोर होगा, बैटरी की वजह से चार्ज फ्लो होता है। चार्ज स्टोर कितना होगा? चार्ज स्टोर हुआ बैटरी की वजह से, पर कितना चार्ज स्टोर होगा, कितना चार्ज स्टोर होगा इसके ऊपर डिपेंड करती है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू तो डी और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बैटरी की वजह से चार्ज फ्लो होता है, जिसकी वजह से प्लेट पे स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना करके ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके जम जाते हैं चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल है यार, आना तो बोलिए यस और नो। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब जैसे ही अब आपने जैसे ही ये निकाल दिया, आपने जैसे ही इनको रिमूव कर दिया, वैसे ही कहानी, क्यू तो कांस्टेंट होगा, तो क्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यू में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हाँ तो क्यू भी क्या रहेगा, क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू का फॉर्मूला वही था ना, एक फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ए एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ करके था, नहीं नहीं, हाँ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के एक था, और एक था क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब वी को तुमने हटा भी दिया तो कैपेसिटेंस और सी इक्वल हो जाएगा वहाँ पर, कि एक बार चार्ज जितना स्टोर हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो, आपने क्यू इज इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला, ठीक है, अगर आपने वी को हटा भी दिया तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जितना चार्ज स्टोर हुआ है और उस स्टोर हुए चार्ज की वजह से जितना सी बना था, वो क्यू और सी तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोरेज भी कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल। वोल्टेज में बदलाव आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वोल्टेज यहाँ पे क्या हुआ बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो जो वोल्टेज था, जब बैटरी कनेक्ट किया तो वोल्टेज का फॉर्मूला वही था ना, V इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, ये करके एक फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद होगा तो। आप ध्यान से देखो तो बैटरी को हटा दिया तो अब मेरा चार्ज का फ्लो रुक गया, तो बैटरी डिस्कनेक्ट की वजह से ये डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। एनर्जी एनर्जी का फ्लो रुक गया ना सर, तो वोल्टेज तो डिक्रीज हो जाएगा ना, वोल्टेज तो डिक्रीज होगा। एक बार वोल्टेज डिक्रीज हुआ, क्योंकि इस वोल्टेज की वजह से तो, वोल्टेज की वजह से ही, वोल्टेज की वजह से डी डिस्टेंस पे जब लगता है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वी बाई डी, तो वोल्टेज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी डी डिस्टेंस पे लगाने पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, वी बाई डी होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंड कर जाती है, इसलिए डिक्रीज कर जाएगी, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्लस साफ साफ सिंपल सी बात है, अगर तुमने वोल्टेज को हटाया तो डी तो ई तो कम होने वाला है, वोल्टेज को हटा दिए तो ई तो कम होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो भी मीडियम के ऊपर डिपेंड कर जाता है, सिंपल सी बात है कि भाई मीडियम के ऊपर, के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तुमने एनर्जी को भी, मतलब बैटरी, जब बैटरी का एनर्जी का फ्लो ही नहीं चालू होगा तो एनर्जी कहाँ से बढ़ेगी, तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, इट इज ऑल्सो डिक्रीजेज, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं था, बहुत ज़्यादा तोप नहीं था, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है पक्का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पक्का, चाहिए तो ये रीजन का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो ये देखो, ये वाले पार्ट में आ जाओ, ठीक है, गिरते गिरते बच गए सर। मैंने बताया ना एक बार वीडियो बन चुकी है तो इसलिए मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ये सब हो चुका है, पर मैंने वापस से रफ किया है, सब वापस से रफ करके समझा रहा हूँ, करना पड़ेगा सर, क्या करें, आज हो रहा है, आज हो रहा है, टेंशन नहीं, बच्चे कमेंट में लिखे और बहुत लोग आगे लिखेंगे सर आज भी तो हो रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, क्या करना है, सवाल को पढ़ो, सीधे सीधे सवाल को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनना। टाइम कितना हो गया, 4:14 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो निकालना है, मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, देखो मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूँ, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, C1 एंड C2 का विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो, उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है, so that energy stored in these two cases becomes the same। मतलब अब क्वेश्चन समझ लो यार, सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन समझो, दो दो केसेस है, बोल दिया है कि दो कैपेसिटर है, C1 एंड C2 नाम के दो कैपेसिटर हैं, देखो ध्यान से, C1 एंड C2 नाम के दो कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यू रेशियो में दी गई है, C1:C2 दिया गया है, कितना दिया गया, 1:2, 1:2, इसका मतलब यही होता है कि C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 एंड C2, ध्यान सुनना, यहाँ से तुम लिख सकते हो C1 इज इक्वल टू 2C2, ये रिलेशन पता लग गया भाई, ये रिलेशन पता लग गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बारीकी से समझने की कोशिश करो, C1 एंड C2 सबसे पहले केस में सीरीज में कनेक्ट है, किसमें कनेक्ट है, सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है मतलब ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा, C1 एंड C2, पैरेलल में है मतलब ये ऐसे होगा, हाँ ना तो बोलिए यस और नो, पक्का, बैटरी लगी हुई है V, बैटरी लगी हुई है V,
कोई बुराई नहीं है, यस और नो, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब दिया हुआ है, एक चीज और दी गई है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंसेस जैसे मान लेते हैं सीरीज अपॉन पैरेलल कर लो कि पैरेलल अपॉन सीरीज, कुछ भी कर लो। पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द पैरेलल, ये वीपी ले लो और ये सीरीज ले लो, तो वीपी अपॉन वीएस की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा कहानी, सिंपल कहानी, क्या कोई दिक्कत है? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? अच्छा, उस चक्कर में उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने बोला है कि अगर ये सब हो रहा है वीपी अपॉन वीएस निकालोगे, तो उस केस में उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने बोला एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टू केसेस बिकम सेम। सेम दे दिया सर जी, सेम मतलब जो भी एनर्जी स्टोर होगी, जाहिर सी बात है कि सीरीज में कुछ इस वी की वजह से इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगा, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी मान लेते हैं यूएस, यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है यूपी, दोनों सेम है सर। सर एनर्जी स्टोर का सर फॉर्मूला पता है? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है सर जी यूएस अपॉन यूपी दिया हुआ है, तो यू का फॉर्मूला होता है सर जी हाफ सी वी स्क्वायर। सर ये क्यों लिया सर जी? यू का फॉर्मूला तो 3 होता है, यू के 3 फॉर्मूले हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ओहो क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ तीनों जगह है, हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर। भाई 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले में से ये क्यों लिया सर जी आपने? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है, ये वाला इसलिए लिया मैंने क्योंकि अपने पास वही है अभी इस टाइम पे, सी और बी, सी और बी, सिंपल खत्म। जो है बोलो ना सर, उसी के हिसाब से तो पूछा हुआ है। क्या बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो सर, इसके हिसाब से आपने, ठीक है सर जी इसके हिसाब से आपने ले लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप ध्यान समझें, थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। हम्म, भाई मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, पूरा आ जा रहा है भाई, पूरे के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। वो भाई मान नहीं रहे, चलिए ऐसे समझ लो, अगर ध्यान से समझ पाओ इसको, देखो यार, देखो यही दिक्कत है यार, देखो यूएस और यूपी अगर सेम है, सीरीज में जो एनर्जी स्टोर होगा और पैरेलल में जो एनर्जी स्टोर होगा, दोनों सेम हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू लेनी है, नेट 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 वैल्यू लेनी है। ये सी एस लिख दो यहाँ पर, हाफ सी एस एंड हाफ सी पी, तो सी एस एंड सी पी का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, मतलब सी वन एंड सी टू का, एंड सी वन एंड सी टू का पहले इक्विवेलेंट निकालो, फिर इसका यूएस निकालो, यूपी निकालो, फिर दोनों में पुट करो, फिर हो सकता है कि बीपी और बीएस अपने को मिल जाए। चलिए करिए सर जी, करिए करिए करिए। देखो ध्यान से, अगर सी वन एंड सी टू, सुनो ध्यान से, सी वन एंड सी टू सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो सी एस होगा, सी एस इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। क्या होता है बताओ? दोनों सीरीज में होते तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। बट एक बात और, सी एस की वैल्यू आपने ये निकाल ली, पर इसके साथ साथ एक बात और हमने बताया, निकाला है, हमने ये निकाल लिया हुआ है, ये गिवन है, ये वाला गिवन है, सी वन इज इक्वल टू 2 C2। राइट है कि रॉन्ग लिया मैंने? हो अभी तो रॉन्ग हो जाता, सी वन इज इक्वल टू C2/2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, C2 इज इक्वल टू 2C1 ले लेते हैं, C2, ये C2 कर दो, C2 इज इक्वल टू 2C1, ये 2 उधर जाएगा और ये C2 उधर, तो C2 इज इक्वल टू 2C1, C2 इज इक्वल टू 2C1 है सर जी, ये वैल्यू गिवन है सर जी रेशियो के हिसाब से, ठीक है, पक्का चेक कर लो, 2 उधर 2C1 और C2, ध्यान दो, पुट करेंगे अभी, ये यहाँ पे पुट करते हैं, CS इज इक्वल टू C1 इंटू 2C1 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 2C1, 2C1 स्क्वायर अपॉन 3C1, C1 और C1 कैंसिल, 2/3C1। कोई बुराई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये बात समझ में आ गई, जैसे ये बात समझ में आ गई, वैसे ही आप शुरू कर दीजिए ये वाला पार्ट सर जी। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे यूएस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ?
हाफ सी एस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहाँ पे कौन सा वी है, वी इन सीरीज, वी इन सीरीज में है, तो वी इन सीरीज के हिसाब से यूएस इज इक्वल टू हाफ, सी एस की वैल्यू कितनी है, सी एस की वैल्यू 2/3 सी वन वी एस के स्क्वायर, तो 2 और 2 कैंसिल होके 1/3 सी वन वी एस स्क्वायर। सर जी यूएस की वैल्यू मिल गई, सर ऐसे यूपी निकाल लो तो बस कंपैरिजन आसान होगा। तो अब देखो दो दो कैपेसिटर, केस टू, सर दो कैपेसिटर क्या है सर, पैरेलल में है। तो अगर ये C1 एंड C2 अगर पैरेलल में है तो सर इसका इक्विवेलेंट तो सर चिंदी है, क्योंकि पैरेलल में जो होता है सी पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होते हैं इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्टली ऐड होता है, C1 + C2 होता है। बट हाँ C2 की वैल्यू एक बार पता है सर, C2 यहाँ पे भी तो यूज होगा, C2 की वैल्यू क्या है 2C1, तो कितना हो जाएगा बताओ 3C1 हो जाएगा, 2C1 + C1 3C1 आ गया सर जी पैरेलल में। सर अब इसका भी तो सर ऐसे निकाल सकते हो, इसका भी तो ऐसे निकाल सकते हैं यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कैपेसिटर। क्या निकालोगे, हाफ सीपी वीपी स्क्वायर, सीपी की वैल्यू सर पता है अपने को 3C1 है, तो 3/2 C1 वीपी स्क्वायर। ओ हो यूपी की वैल्यू आ गई सर जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बता दो सर, ये अपने को पता है यूएस इज इक्वल टू यूपी पहले से दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये बता दो फिर, ये वाला बता दो, यूएस की वैल्यू क्या है 1/3 C1 वीएस स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 3/2, हो ये पैरेलल है, ये पैरेलल और ये सीरीज वाला, तो सीरीज वाला क्या था 1/3, ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/3 C1 वीएस स्क्वायर, और ये 3/2 C1 वीपी स्क्वायर, तो C1 और C1 कैंसिल हो गया, और Vp अपॉन अगर मैं Vs करता हूँ, समझना ध्यान से, Vp अपॉन Vs कर दिया स्क्वायर में, ठीक है ना, इसको इधर लेके आ गए तो ये दोनों उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो चला जाएगा 2/9, ये 2 उधर चला जाएगा, 3 3 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 C1 कैंसिल, यही होगा ना, तो Vp अपॉन Vs, अब ध्यान दे पाए तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और 2/9, ये होल स्क्वायर इधर आएगा तो Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू √2/9, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414/3, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.471 आ जाएगा। चलो इसको करके बताना 0.471, दिस इज द आंसर। किसका आंसर है, Vp अपॉन Vs का। क्या बात समझ में आ गया, कोई बुराई नहीं है, हाँ ना तो बोलो यार, ये सुन लो पक्का, एक बार सवाल देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ तक की सारी कहानी बेहतरीन तरीके से आ चुकी है, 48 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसका ले लो, ठीक है, आ गया पक्का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 क्या बोलता है, फिर बोलता है टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4Q एंड +2Q, तो दो चार्जेस है भैया जिनका मैग्नीट्यूड है -4Q एंड +2Q ना, हाँ दो चार्जेस हैं, ठीक है, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 2a, 0 एंड ये लोकेट कर रहे हैं 5a, 0। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा दोनों ही एक्स एक्सिस पे हैं, दोनों ही एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि y तो दोनों 0, ये भी एक्स पे है, ये भी एक्स पे है, इतनी बात समझ में आ गई। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, ओ ये सब क्या वर्ड है सर, ये सब पसंद नहीं आता सुनने में, फ्लक्स मतलब ऐसा था, 0 लो, 0 लेने का
और एक डायमीटर बना देने का, फ्लक्स कर दिया ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू स्पीयर। वो स्पीयर है, स्पीयर है, बनाइए बनाइए बनाइए, बड़ा स्पीयर लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाने की कोशिश कर पाऊँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्पीयर ऑफ रेडियस, अच्छा उस स्पीयर का रेडियस ही है, उस स्पीयर का रेडियस कितना है 4a, तो मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट सेंटर है। ठीक है, इस पॉइंट से ये जो रेडियस है, ये रेडियस ये वाला जो रेडियस है वो 4a है। ठीक है, विथ इट सेंटर एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये वाई एक्सिस पे आपने रेडियस ले लिया, रेडियस तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात समझ में आ रहा है, ये 4 है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचना है। तो अगर यहाँ पे मैं रेडियस ड्रॉ करूँ तो भी ये कितना होगा, तो भी ये इतना ही होगा सेम। यहाँ पे भी ये 4a ही होगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये 4a यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी ये 4a होगा। पर ठीक अगर आप ध्यान से देखें सर, तो x की वैल्यू 2a है और वहीं पे -4q रखा गया है। x की वैल्यू 2a पोजीशन पे -4q, तो 2a पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये ठीक यहाँ से 2a यहाँ से ठीक 2a ये वाले पॉइंट पे किसको रखा गया है, 2a डिस्टेंस पे किसको रखा गया है बताओ, 2a डिस्टेंस पे रखा गया है -4 कैपिटल Q। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है पक्का। आगे देखो क्या बोला गया, ठीक x की वैल्यू 5 पे, मतलब इसी लाइन आगे पे 5a पे +2q रखा गया है। देखो ये 2, ये 4 था पूरा, तो अगर मैं थोड़ा सा, अगर ये 2 है और ये वाला a होगा, तो अगर मैं इतना a यहाँ पे आगे बढ़ा दूं, इतना a आगे बढ़ा दूं, तो मैं मान सकता हूं कि सेंटर से लेके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। ठीक 5a वाले पॉइंट पे किसको रखा गया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको रखा गया है, +2q को रखा गया, +2q को रखा गया है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको हमने x एक्सिस मान लिया, ये x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस मान के चला, क्योंकि x कोऑर्डिनेट थे ना। क्या पक्का क्लियर है यार, ये सुन लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये बात आ गई, जैसे ये बात आ चुकी है, वैसे ही आप ये कह सकते हैं -4q + q। अब क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। सर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स सर ये क्या था, अच्छा ये जो था ना, ये गॉस लॉ बोलते हैं, क्या बोलता है, ये गॉस भाई ने बोला था, गॉस भाई ने, गॉस लॉ हमेशा बोलता था कि यार अगर आपने कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, सुनना ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस ले लिया, क्लोज्ड सरफेस लिया, उस क्लोज सरफेस में कितना भी चार्ज रखो, कितना मानो उतना चार्ज रखो, बाहर कितना भी चार्ज रखो, Q1 Q2, अंदर मैंने ले लिया Q4 Q5, कितना भी चार्ज रखो, हमेशा उसने बोला था कि अगर फ्लक्स लेना है तो क्लोज सरफेस चाहिए, फ्लक्स लेना है तो क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, जैसे क्यू इनसाइड, इनसाइड में जो भी चार्ज, इनसाइड मतलब जितने भी Q1, इनसाइड में कौन है, Q4 एंड Q5 है, इनसाइड में जितने भी चार्ज होंगे अपॉन में उनको कर देना एप्सिलॉन नॉट से, डिवाइड बाय कर देना एप्सिलॉन नॉट से, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था गॉस लॉ का। बाहर वाले चार्ज को लेना भी नहीं, भाव मत देना, ये Q1 है, ओहो हो, बाहर वाले Q1 थे, Q2 थे, इनको कोई भाव नहीं दिया, सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे Q इनसाइड लेकर के, इनसाइड मतलब अंदर Q4 Q5 थे और अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो अपने को फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स अपने को देखने को मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। इसको रफ करो, इसको एक काम करो, गॉस लॉ वाला पार्ट थोड़ा चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब देखो ध्यान से, सर एक मिनट, मतलब आपने बोला अंदर का चार्ज मतलब Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सर अंदर में एक ही चार्ज है, अंदर सर जी -4q है बस, +2q जो है वो बाहर है, इट्स आउटसाइड, तो इसको लेंगे नहीं, -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या दिक्कत है, कोई बुराई, दिस इज योर फ्लक्स, सिंपल, आंसर खत्म।
कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई गिला शिकवा, स्क्रीनशॉट ले लो। समझा कि नहीं समझा? हाँ ना तो बोलिए, यस और नो, पक्का?